बाजार से जब हम कोई सामान लाते हैं जैसे घी या दूध, तो पैकेट पर अक्सर शुद्ध लिखा देखते हैं। हमारे लिए इसका मतलब होता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है ना? पर चलिए आज इसी शुद्ध शब्द के पीछे का विज्ञान समझते हैं। जरा इन पैकेट्स को देखिए, इन सब पर शुद्ध या प्योर लिखा है। पर जानते हैं, एक साइंटिस्ट के लिए ये दूध या घी असल में शुद्ध है ही नहीं। थोड़ा अजीब लगा ना? असल में हम जो शुद्ध समझते हैं और विज्ञान जिसे शुद्ध कहता है, उसमें काफी फर्क है। तो फिर सवाल ये उठता है कि विज्ञान की नज़र में शुद्ध का असली मतलब क्या है? जैसा मैंने कहा, आम भाषा में इसका मतलब है बिना मिलावट के, पर विज्ञान इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। तो ये रही इसकी वैज्ञानिक परिभाषा। देखिए, विज्ञान कहता है कि कोई भी शुद्ध पदार्थ वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के कणों यानी पार्टिकल्स से बना हो। मतलब उसके सभी कणों की केमिकल नेचर एक जैसी होनी चाहिए। और बस यही बात दूध वाले हमारे उदाहरण पर एकदम फिट बैठती है। दूध के अंदर पानी भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, मतलब कई अलग अलग तरह के पदार्थ हैं। इसीलिए वैज्ञानिक तौर पर दूध एक शुद्ध पदार्थ नहीं बल्कि एक मिश्रण है। अच्छा, तो अगर कोई चीज़ शुद्ध नहीं है तो वो क्या है? वो एक मिश्रण है, यानी एक मिक्सचर। चलिए अब इन मिश्रणों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, मिश्रण को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी यानी होमोजीनियस वो होता है जिसमें कण ऐसे घुल जाते हैं कि आप उन्हें अलग अलग देख ही नहीं सकते, जैसे पानी में नमक। वहीं दूसरी तरफ है विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस, जिसमें आपको कण साफ साफ अलग दिखते हैं, जैसे पानी में तेल डाल दीजिए, वो ऊपर तैरता रहेगा। हमने अभी अभी समांगी मिश्रण के बारे में बात की, जहां सब कुछ एकदम एक जैसा घुल मिल जाता है। अब हम ऐसे ही एक बहुत खास मिश्रण के बारे में बात करेंगे जिसे विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए समझते हैं ये क्या है। तो देखिए, किसी भी विलयन के दो मेन हीरोज होते हैं। पहला है विलेय यानी सॉल्यूट, ये वो चीज है जो घुलती है, और दूसरा है विलायक यानी सॉल्वेंट, वो चीज जो अपने अंदर घुलती है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है एक विलयन। अब एक बहुत ही मजेदार बात, जब भी हम विलयन या सॉल्यूशन सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में पानी जैसी तरल चीजें ही आती हैं। पर ऐसा नहीं है। सॉल्यूशंस ठोस भी हो सकते हैं और गैस भी। जैसे हमारे चारों ओर की हवा एक गैसीय विलयन है, और जो मिश्र धातुएं होती हैं जिन्हें एलॉयज कहते हैं, वो ठोस विलयन का एक बेहतरीन उदाहरण है। पीतल को ही ले लीजिए, ये असल में जिंक और कॉपर का एक समांगी मिश्रण है। आप किसी भी तरीके से इसके घटकों को फिजिकली अलग नहीं कर सकते। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इसमें करीब करीब 30% जिंक और 70% कॉपर होता है। एक असली सॉल्यूशन की कुछ खास पहचान होती हैं। पहली बात, इसके कण इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। दूसरी, ये प्रकाश के रास्ते को फैलाते नहीं हैं। और तीसरी, अगर आप विलयन को कुछ देर के लिए छोड़ भी दें तो विलेय के कण नीचे नहीं बैठेंगे। मतलब ये एकदम स्टेबल होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझेंगे कि ये कैसे पता लगाया जाए कि किसी विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है। इसी को मापने का तरीका है सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन। सोचिए, आप पानी में चीनी घोल रहे हैं। एक चम्मच घोला, फिर दूसरा, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी। बस उसी पॉइंट पर वो विलयन संतृप्त यानी सैचुरेटेड हो जाता है। और हाँ, एक मजे की बात, अगर आप उसे गर्म कर दें तो आप उसमें और भी चीनी घोल पाएंगे। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को नापने का एक तरीका है मास परसेंटेज निकालना, और इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। आपको बस विलेय का द्रव्यमान मतलब सॉल्यूट का मास लेना है, उसे पूरे विलयन के मास से डिवाइड करना है और फिर 100 से गुणा कर देना है। चलिए फटाफट एक उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए 40 ग्राम नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है। तो सवाल है कि इस विलयन की सांद्रता क्या होगी? तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है पूरे विलयन का कुल द्रव्यमान निकालना। इसके लिए हम विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमान को जोड़ देंगे, यानी 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम जो हो गया 360 ग्राम। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। हम 40 को 360 से डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आ गया हमारा जवाब 11.1%। तो इस विलयन की सांद्रता 11.1% है। सिंपल।
तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने शुद्ध और मिश्रण के वैज्ञानिक मतलब को समझा। फिर हमने मिश्रण के दो प्रकार देखे, समांगी और विषमांगी। हमने विलयन के बारे में जाना, ये भी समझा कि मिश्र धातुएं ठोस विलयन होती हैं, और आखिर में हमने विलयन की सांद्रता निकालना भी सीख लिया। तो आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें वैज्ञानिक तौर पर शुद्ध नहीं, बल्कि किसी न किसी तरह का मिश्रण है। अब इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि अगर सब कुछ मिश्रण ही है तो हम इन मिले हुए घटकों को वापस अलग अलग कैसे कर सकते हैं? सोचने के लिए एक बढ़िया सवाल है ना? पिछले हिस्से में हमने सॉल्यूशंस यानी विलयन के बारे में बात की थी, याद है? आज हम उसी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाले हैं। हमारे आसपास कई ऐसी चीजें हैं जो ऊपर से देखने में एकदम प्योर लगती हैं, जैसे कि दूध। पर सवाल ये है कि क्या वो सच में वैसी हैं जैसी दिखती हैं, या ये सिर्फ एक दिखावा है जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक राज छुपा है? आप देखिए, गंदे पानी को देखकर तो कोई भी बता देगा कि ये एक मिक्सचर है, इसमें मिट्टी के कण साफ तैरते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दूध, ये तो बिल्कुल एक जैसा समांगी लगता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने निकले हैं। तो चलिए आज के मिशन के लिए तैयार हो जाइए। हम निलंबन यानी सस्पेंशंस, कोलाइड्स यानी कोलॉइड्स और पदार्थों में होने वाले भौतिक और रासायनिक बदलावों के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं निलंबन की। इसे समझना सबसे आसान है। ये एक ऐसा मिश्रण है जो छिपने की कोशिश भी नहीं करता। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। आसान भाषा में कहें तो जब हम पानी में चॉक पाउडर या मिट्टी जैसी कोई चीज मिलाते हैं तो उसके कण पानी में घुलते नहीं हैं, वो बस कुछ देर के लिए पानी में इधर उधर तैरते रहते हैं। इसकी पहचान करने के 3 आसान तरीके हैं। पहला, इसके कण इतने बड़े होते हैं कि इन्हें देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, ये अस्थिर होता है, मतलब अगर इसे थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दें तो सारे कण नीचे बैठ जाएंगे। और तीसरा, इसे एक साधारण फिल्टर पेपर से छानकर आसानी से अलग किया जा सकता है। तो जरा सोचिए, अगर हम उस मिट्टी वाले पानी के बीकर को कुछ देर के लिए बिना हिलाए डुलाए छोड़ दें तो क्या होगा? ये देखिए, बिल्कुल जैसा सोचा था। सारे भारी कण नीचे बैठ गए हैं और ऊपर का पानी थोड़ा साफ हो गया है। यही निलंबन का अस्थिर होने का सबसे बड़ा सबूत है। निलंबन को समझना तो आसान था, लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए मिलते हैं मिश्रण की दुनिया के मास्टर ऑफ डिस्गाइज यानी कोलाइड से। अब यहीं पर विज्ञान का असली मजा शुरू होता है। दूध जैसी चीजें हमें धोखा देती हैं। ये दिखने में तो समांगी लगती हैं, मानो सब कुछ परफेक्टली घुल गया हो, लेकिन असल में ये विषमांगी होती हैं। इनके कण निलंबन से छोटे लेकिन विलयन से बड़े होते हैं। तो फिर हम इस धोखे को कैसे पकड़ें? विज्ञान के पास इसके लिए एक कमाल की ट्रिक है, जिसे कहते हैं टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। ये खूबसूरत नज़ारा जरूर देखा होगा। जब किसी घने जंगल में पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें आती हैं तो हमें उनका रास्ता साफ दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा में मौजूद धूल और धुंध के छोटे छोटे कण एक कोलाइड की तरह काम करते हैं और रोशनी को बिखेर देते हैं। और ये चित्र विज्ञान को एक्शन में दिखाता है। देखिए, जब टॉर्च की रोशनी एक सामान्य विलयन से गुजरती है तो उसका रास्ता हमें नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही वही रोशनी एक कोलॉइड जैसे दूध से गुजरती है, बूम, कण प्रकाश को चारों ओर बिखेर देते हैं और हमें प्रकाश का रास्ता एक चमकती हुई लाइन की तरह साफ दिखने लगता है। यही है टिंडल प्रभाव। तो कोलाइड की खास बातें क्या हैं? पहली, ये निलंबन के बिल्कुल उलट स्थिर होते हैं। इनके कण अपने आप नीचे नहीं बैठते। दूसरी, इन्हें फिल्टर पेपर से अलग नहीं किया जा सकता। और तीसरी, इनमें 2 हिस्से होते हैं। एक वो कण जो फैले हुए हैं जिससे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, और दूसरा वो माध्यम जिसमें ये कण फैले हैं जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसे विलय और विलायक की तरह ही समझ सकते हैं। और कोलाइड हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। कोहरा, जिसमें पानी की बूंदें हवा में फैली होती हैं, एक एरोसोल है। शेविंग क्रीम, जिसमें गैस द्रव में होती है, एक फोम है। और जेली या पनीर, जिसमें द्रव ठोस में फैला होता है, जेल के उदाहरण हैं। तो हमने देखा कि पदार्थ कैसे अलग अलग तरीकों से मिल सकते हैं, पर क्या ये पदार्थ खुद भी बदल सकते हैं? चलिए अब मिश्रण से आगे बढ़कर पदार्थों में होने वाले बदलावों की दुनिया को समझते हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का केमिकल नेचर नहीं बदलता,
बस उसका रूप, आकार या अवस्था बदलती है। जैसे बर्फ का पानी बनना, वो पहले भी H2O था, अब भी H2O है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक पूरी तरह से नया पदार्थ बन जाता है जिसकी पहचान ही अलग होती है। भौतिक परिवर्तन के कुछ और उदाहरण देखिए। पेड़ काटना, पानी उबालना या पानी में नमक घोलना, इन सब में पदार्थ की मूल पहचान नहीं बदलती। कटी हुई लकड़ी अब भी लकड़ी है और नमक घुला पानी अब भी नमक और पानी ही है। वही दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया में सब कुछ बदल जाता है। लोहे में जंग लगना, भोजन का पकना या कागज का जलना, इन सभी प्रोसेसेस में नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण पुराने पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं। वाह, हमने आज काफी कुछ सीख लिया। तो चलिए इस मिशन के अंत में फटाफट एक नजर डालते हैं आज की सबसे जरूरी बातों पर। तो आज हमने सीखा कि निलंबन के कण बड़े और अस्थिर होते हैं, कोलाइड दिखने में समांगी होकर भी विषमांगी होते हैं और टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नई चीज नहीं बनती, जबकि रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें मोम का पिघलना भी होता है और बत्ती का जलना भी। तो सोचिए, ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक, रासायनिक या फिर दोनों? इस पर विचार कीजिए और अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाते रहिए। अच्छा, जब हम बाजार जाते हैं और शुद्ध घी या शुद्ध दूध का पैकेट देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? यही ना कि भाई इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये साइंटिफिक सेंस में भी प्योर है? असल में विज्ञान की दुनिया में प्योर शब्द का मतलब कुछ और ही है। चलिए आज इसी के पीछे का साइंस समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या हमारा प्योर मिल्क सच में प्योर है? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? पर इसका जवाब विज्ञान की एक बहुत ही बेसिक पर मजेदार सच्चाई को सामने लाता है। तो जवाब है नहीं। साइंटिस्ट के लिए दूध एक्चुअली एक मिक्सचर है। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें पानी है, फैट है, प्रोटीन्स हैं और भी न जाने क्या क्या घुला हुआ है। साइंस की परिभाषा के हिसाब से प्योर सब्सटेंस तो वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के कण हों। तो फिर ये प्योर सब्सटेंसेस होते क्या हैं? इसी गुत्थी को आज हम सुलझाएंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को समझकर। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, तत्व यानी एलिमेंट्स। इनको ना पदार्थ के बिल्डिंग ब्लॉक्स समझिए। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में ABC होते हैं, इन्हीं कुछ लेटर्स से दुनिया के सारे शब्द बन जाते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारे आसपास जो कुछ भी है वो कुछ मुट्ठी भर बेसिक लेटर्स से बना है और उन्हीं को हम कहते हैं तत्व। वैसे ये आइडिया नया नहीं है, इसकी जड़ें इतिहास में काफ़ी गहरी हैं। रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1661 में सबसे पहले एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल किया था और फिर बाद में फ्रांस के महान केमिस्ट एंटोन लावुजिया ने इसकी एक क्लियर साइंटिफिक डेफिनेशन दी जिसने मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव रखी। तो डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल है। तत्व पदार्थ का वो बेसिक रूप है जिसे किसी भी केमिकल रिएक्शन से और ज्यादा सिंपल चीजों में तोड़ा नहीं जा सकता। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सोना। सोचिए, सोने का एक टुकड़ा लिया, उसे तोड़ा, फिर तोड़ा, आप तोड़ते ही जाइए, आखिर में जो सबसे छोटा कण बचेगा वो भी सोना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे तोड़कर चांदी बना दें, वो सोना ही रहेगा। अब इन एलिमेंट्स को हम नॉर्मली 3 टीम्स में बांट सकते हैं। पहली टीम है मेटल्स यानी धातु। ये चमकीले होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा। दूसरी टीम है नॉन मेटल्स यानी अधातु। ये अलग अलग रंगों के होते हैं और ज्यादातर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे दोस्त नहीं होते, जैसे कि हमारी सांसों वाली ऑक्सीजन और कोयले वाला कार्बन। और तीसरी टीम है मेटलॉइड्स यानी उपधातु। ये वो हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब ये दोनों टीमों में खेलते हैं, जैसे सिलिकॉन और बोरॉन। और हाँ, इन नियमों के बीच एक बड़ा ही मजेदार एक्सेप्शन भी है, पारा यानी मर्क्यूरी। ये एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होने के बजाय लिक्विड होता है ना? कमाल की बात। तभी तो पुराने थर्मोमीटर्स में इसका इस्तेमाल होता था। तो ठीक है, हमने पदार्थ के अक्षर यानी एलिमेंट्स को तो समझ लिया, पर असली मजा तो तब शुरू होता है जब ये अक्षर जुड़कर शब्द बनाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं यौगिकों को यानी कंपाउंड्स को।
यहीं पर केमिस्ट्री का असली जादू देखने को मिलता है। तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइन होने से बनता है। यहां 2 बातें गांठ बांधने वाली है, केमिकली कंबाइन होना और फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसे समझने के लिए चलिए एक एक्सपेरिमेंट की कहानी सुनते हैं। मान लीजिए क्लास में 2 ग्रुप हैं। ग्रुप ए को हमने लोहे का बुरादा और सल्फर पाउडर दिया और कहा बस इसे मिक्स कर दो। उन्होंने वैसा ही किया। ग्रुप बी को भी वही चीजें दी, उन्होंने भी मिक्स किया, लेकिन फिर उसे तेज आंच पर गर्म किया। अब देखिए हुआ क्या। ग्रुप ए, जो कि सिर्फ एक मिक्सचर था, उसके पास जैसे ही चुंबक ले गए सारा लोहा फटाक से चिपक गया। लेकिन ग्रुप बी में गर्म करने के बाद जो काली सी चीज बनी थी, उस पर चुंबक का कोई असर ही नहीं हुआ। क्यों? अरे भाई, क्योंकि अब वो लोहा रहा ही नहीं, वो बन गया एक नया कंपाउंड, आयरन सल्फाइड। यही तो है कंपाउंड्स का मैजिक। जब कोई कंपाउंड बनता है तो जो ओरिजिनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो अपनी पहचान ही खो देते हैं और एक बिल्कुल नई चीज बना देते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज भी एकदम नई होती हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? पानी। जरा सोचिए, हाइड्रोजन एक ऐसी गैस जो खुद जलती है, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस जो जलने में मदद करती है, और जब ये दोनों केमिकली जुड़कर पानी H2O बनाते हैं तो वो क्या करता है? आग बुझाता है। देखा, प्रॉपर्टीज बिल्कुल 180 डिग्री पलट गईं। तो अब तक मिक्सचर और कंपाउंड दोनों की तस्वीर काफी साफ हो गई होगी। चलिए अब इन्हें आमने सामने खड़ा करते हैं और इनके बीच का शोडाउन देखते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन बचा ही ना रहे। ये टेबल इनके सारे फर्क एक बार में साफ कर देती है। देखिए, मिक्सचर बनाने के लिए बस चीजों को मिला देना होता है, जैसे फ्रूट सैलेड। कोई नई चीज नहीं बनती। जबकि कंपाउंड एक केमिकल रिएक्शन से बनता है, जैसे केक बनाना, जिसमें एक बिल्कुल नया सब्सटेंस तैयार होता है। मिक्सचर में आप चीजें कम ज्यादा कर सकते हैं, पर कंपाउंड में रेशो हमेशा फिक्स्ड होता है। पानी में हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा, इसे बदला नहीं जा सकता। और सबसे बड़ा फर्क, मिक्सचर में चीजों के पुराने गुण बने रहते हैं, जबकि कंपाउंड के गुण अपने ओरिजिनल एलिमेंट से पूरी तरह नए और अलग होते हैं। तो अब जब हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को अच्छे से समझ लिया है, चलिए इन सब को एक साथ जोड़कर मैटर के क्लासिफिकेशन की पूरी बिग पिक्चर देखते हैं। ये फ्लो चार्ट सब कुछ समराइज कर देता है। देखिए, मैटर, इसे हम 2 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। फिर प्योर सब्सटेंसेस के 2 हिस्से होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। आज की हमारी इस पूरी बातचीत ने इस फ्लो चार्ट के प्योर सब्सटेंस वाले हिस्से को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद है अब शुद्ध घी और शुद्ध विज्ञान का फर्क सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगली बार जब कोई प्योर शब्द बोलेगा तो दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, जरा सोचिएगा कि वो एक मिक्सचर की बात कर रहे हैं या वाकई एक प्योर सब्सटेंस की। ये सवाल अब सोचने पर मजबूर करेगा, है ना?